खुशखबरी खुशखबरी की पहले कहानी बताता हूँ आपको। करीब 6 साल पहले मुझे मिली जेनोगा। जेनोगा आपको पता है कैसे मिली थी मुझे ना? नहीं मालूम? पता है? हमको जब खबर मिली थी कि सरिता की डेथ हो गई। सरिता जानते हैं? मेरा छोटा भाई है, रियल ब्रदर। उसकी वाइफ ने अपने आप को फांसी लगा लिया। उस समय मैंने एक छोटा सा स्कूल खोला था और मैंने दोपहर को मेरी मम्मी का फ़ोन आया, मुन्ना जल्दी आओ इलाहाबाद, जल्दी आ जाओ। दिल्ली में था मैं। तो मैं गया। मैंने कहा क्या हुआ मम्मी? बोलती हैं सरिता ने फांसी लगा ली। शॉक था एकदम। जब मेरा भाई, सगा भाई, उसकी उसकी वाइफ ने फांसी लगा ली। कोई बात नहीं। फिर मुझे फ़ोन आया कि सरिता की डेथ हो गई। फिर मैं भागा भागा पहले दिल्ली से मैं एनटीपीसी गया जहाँ पर मेरा भाई रहता है। उसकी वाइफ, उसको बताया मैंने, और वो सुनता बोलता नहीं है, डेफ एंड म्यूट है वो। उसको मैंने बताया नहीं साफ साफ कि तुम्हारी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। उसको मैंने बोला उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया। फिर उसको लेकर गए। ट्रेन में टिकट नहीं, हम लोग नीचे टॉयलेट के सामने बाहर बैठ करके रात भर जगते सोते गए वहाँ पे। वहाँ पर देखा तो मरी पड़ी थी बेचारी। डेड बॉडी पड़ी थी उसकी। बब्बू खूब रोया, बहुत परेशान हुआ। फिर 1 हफ्ते तक सब क्रियाक्रम वगैरह करने के बाद पुलिस केस हो गया हमारे घर में। जो बच्ची थी जिसकी डेथ हुई, उसके पापा ने केस किया कि फर्जी केस, कि इन्होंने दहेज के लालच में उसको मार डाला। जबकि केस कुछ और था। केस ये था कि वो अपने पति के साथ एनटीपीसी आना चाहती थी और बब्बू उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था। और मम्मी बोल रही थी बाद में चले जाना, बाद में चले जाना, ऐसे करके मम्मी का लालच था कि वो वहीं रहे और बब्बू आता जाता रहे। और ये चीज़ टलते जा रही थी 4-5 महीने से। तो उसको गुस्सा आया होगा और वो, ये सब जब घटना हो गई और बब्बू जब वापस आ गए अपने घर, हमारे छोटे भाई, तब फिर मैं वापस चला गया अपने जॉब पे, जो मैंने छोटा सा स्कूल खोला था। और फिर मुझे किसी ने फ़ोन किया 1-2 महीने बाद कि आपका भाई तो कल पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिला। दारू पी के पड़ा हुआ था वो। उसकी दाढ़ी खूब बड़ी बड़ी। उसकी वाइफ खत्म हो गई भाई, वो डिप्रेशन में था, परेशान था। तो मैं भी परेशान था उस समय, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। पढ़ाई में क्या करूं? एमबीबीएस कर चुका हूं, मुझे आगे पीजी क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जॉब भी ऐसी थी, ये 3-4 हज़ार रुपये खाली मुझे मिलते थे। तो उस समय मैं बहुत ही परेशान, कंफ्यूज्ड, एक ऐसे छोटा सा कमरा था और उसमें ढेर सारी बुक्स पड़ी थी। उसी में से एक बुक पर मेरी नज़र गई, उसका नाम था ज़ेन योगा। स्कूल जो था ना, उसके बगल में एक अंकल रहते थे। उनका अपना छोटा सा कमरा था खाली वो। और वो कभी कभी आते थे फिर चले जाते थे। कलकत्ता रहते थे और दिल्ली आते थे कभी कभी और चले जाते थे। तो उस कमरे में मुझे उन्होंने चाबी दे रखी थी कि कभी भी आना हो तो आप ले सकते हो। तो वो जब बुक मैंने खोजी, उठाई, उसके ऊपर लिखा हुआ था जो भी उस बुक को पढ़ेगा, चाहे वो उसको, सॉरी, हु एवर हु ओन्स दिस बुक राइटियसली, जो भी इस किताब को कायदे से रिस्पेक्टफुली रखता है, चाहे वो पढ़ता है चाहे नहीं पढ़ता है, उसको ब्लेसिंग मिलती रहेगी। और जो इस बुक को किसी को गिफ्ट की तरह देगा, उसके पास कभी भी परेशानी नहीं आएंगी। मुझे बड़ा अजीब लगा यार। वो बुक मैंने ली तो मुझे अजीब लगा, बिकॉज उसमें एक और चीज बड़ी अजीब थी। ये सब बातें किसने कही थी? फ्यूचर अवतार ने। एक ऐसा अवतार जो फ्यूचर में आने वाला है। वो भी मेरी बड़ी अजीब चीज। उसके बाद लास्ट पेज जब मैंने खोला उसका, तो उसमें मैथ्स की बुक्स, मैथ्स की फोटोग्राफ थी, ज्योमेट्री की, ट्राइंगल। और उस ट्राइंगल का नाम दिया था ये माइंड है, स्ट्रक्चर्स ऑफ माइंड है, ये आई सेंटर है, ई सेंटर है। मुझे समय आई सेंटर से भी कुछ पता ही नहीं था। मैं उस बुक को लेकर आ गया घर, चुपके से। बताया, अंकल को बताया भी नहीं। अंकल थे नहीं वहां पे, उठा के ले आया। उन्होंने मुझे कहा था कभी कोई किताब पढ़नी हो तो ले जाओ, बट वो थे नहीं तो मैं उठा के ले आया। उस समय 2 दिन के लिए मैं एनटीपीसी आया बब्बू के घर। और शुरू के 2-3 पेज जब मैंने पढ़े रात को, तो बहुत जोर से नींद आ रही थी, तो मैं सो गया। सपने में मैंने ये देखा कि एक आदमी, अ, मुझे अच्छे से याद है वो सपना, एकदम डिटेल। एक आदमी काले भैंस के ऊपर उड़ते हुए आया। और मैं उसको, अपने दोस्त को कह रहा हूँ सपने में कि यार भैंस उड़ते हैं हवा में। मेरा दोस्त कह रहा है बकवास है। मेरे, तब तक से वो जो आदमी भैंस पर था वो मेरे पास आकर मुझसे बोलता है हाँ हाँ उड़ते हैं। मैंने कहा ये तो दूर से मेरी आवाज सुन रहा है। फिर उसने अपनी कहीं जेब वेब से एक पत्थर का भैंस निकाल के छोटा सा दिया और बोला कि इसको तुम खाना खिलाओ, जिंदा करो, इसके ऊपर बैठकर तुम भी उड़ सकते हो। तो मैंने अपने दोस्त से फिर से कहा कि यार पत्थर का भैंस। उसने कहा तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या करना है इसके लिए। फिर मैं उसको सुबह, हाँ, फिर सपने में ही मेरे दोस्त को भी दिया था उन्होंने, हमारे फ्रेंड नानू है एक, और उन्होंने उसको सपने में फेंक दिया ना, ये बकवास है। और मैंने उसके ऊपर पानी वानी डाला। मुझे लगा पानी डालता हूँ, देखता हूँ क्या पता सॉफ्ट हो जाए।
और पानी डालते ही वो सॉफ्ट हो गया और जिंदा हो गया। फिर थोड़ा सा बड़ा होकर बछड़ा बन गया। फिर उस बछड़े के ऊपर मैं बैठ करके सपने में उसको बोल रहा हूँ, चल उड़ उड़। उड़ तो नहीं पा रहा है, लेकिन 2 3 50 4 5 10 50 फुट हवा में कूद पा रहा है। मैंने कहा यार कूद रहा है, इसका मतलब तो उड़ेगा भी। और उसको पानी वानी डाला और चारा वारा कहीं से खिला दिया उसको, वो बड़ा हो गया। और फिर मैं खूब जोर से हवा में उड़ रहा हूँ और मैं फील कर रहा हूँ सेफ। और नीचे सब भूत प्रेत सब मुझे पकड़ने की कोशिश करें, बट आई वेरी फील वेरी स्ट्रांग एंड सेफ आसमान में भैंस के ऊपर। उड़ते उड़ते मैं पहुंच गया जेन मोनेस्ट्री। जेन मोनेस्ट्री के बारे में मैंने बहुत पढ़ा था कि पहाड़ों में होते हैं, दिखाऊंगा भी आपको, जैसे आपने देखा ना जेन मोनेस्ट्री जहां पर घंटे बज रहे थे, वीडियो है उसका। वहां पर एक मॉन्क साधु एक मशीन में, सिलाई मशीन में, सिलाई टाइप की मशीन थी, उसमें पत्थर डाल रहा था और डायमंड्स निकल रहे थे बाहर से। इस बार मैं थोड़ा सावधान, मैंने कहा ये लोग सब जो बोलते हैं सुन लेते हैं। मैंने मन ही मन में सोचा, डायमंड पत्थर डायमंड बन जाते हैं तुरंत, सालों साल लगते हैं यार, और कोयला बनता है ऐसा मैं मन में सोच रहा था। और वो आदमी मेरे मन की बात उसने समझ ली। बोलता है क्यों नहीं, जब भैंसे उड़ सकते हैं तो पत्थर नहीं बन सकते डायमंड। और इतने के बाद मेरी नींद खुल गई। 4 बज रहे थे सुबह के। और फिर मैंने किताब उसको ऐसे ही देखना शुरू किया। मैंने कहा यार ये तो बड़ा कमाल की चीज है, ये भी है ये भी है। उसको पढ़ते पढ़ते 4 बजे से लेकर 9 बज गए मेरे। दूसरी बार मैंने कोई किताब ऐसे पढ़ी है। पहली बार थी वो योग वशिष्ठ। उसको मैंने सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़ा था टॉयलेट के अंदर। मतलब 5 बजे से 7 बजे तक बैठ लिया, फिर चुपके से पढ़ा मम्मी से छुप कर, पापा से छुप कर। वो इतना पागल की तरह पढ़ा था कि मेरी मम्मी ने उसको आग लगा दी थी। लेकिन उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा था मेरी लाइफ में, बहुत ही बड़ा फर्क पड़ा था। इससे जब 12 1 बजे तक पढ़ लिया, तब एक हमारी गर्लफ्रेंड हमारे घर पे आई। अक्सर आ जाया करती थी मिलने, 4 5 थी उसमें से एक अक्सर आ जाया करती थी। उसको मैंने बाहर से विदा कर दिया पहली बार। मैंने गर्लफ्रेंड को बोला, अरे यार बहुत बिजी हूं मैं, मुझे बहुत जरूरी काम है, प्लीज जाओ। किस लिए? किताब पढ़ने के लिए। फिर 2 2:30 बज गए और ऐसे 1 दिन 2 दिन बीत गया। तीसरे दिन मेरे दोस्तों का फोन आया, तुम मिल नहीं रहे हो, क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। तब मिलो तो सही। मैंने कहा नहीं अभी बहुत बिजी हूँ मैं, बाहर बाहर कहीं हूँ, घर पे नहीं हूँ। 4 5 दिन हो गया तो घर पे आ गया एक दोस्त, तुम तो घर पे हो? मैंने कहा अभी भी आया हूँ। लेकिन उसके बाद से मेरी बहुत सी हैबिट्स बदल गई। बहुत सी हैबिट्स खट खट करके बदल गई। हमारे घर की प्रॉब्लम्स धीमे धीमे 6 महीने बाद मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। उनको भी कुछ प्रॉब्लम थी, डॉक्टर मैम को। तो उनको मैंने यही बुक खरीद करके गिफ्ट कर दी। उस समय मेरी शादी वादी का कुछ सीन नहीं था। हम जानते थे उनको कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगा कि इस किताब में लिखा है भाई गिफ्ट करने से ठीक हो जाता है। मैंने एक किताब खरीदा और गिफ्ट दे दिया उनको। एक किताब मैंने तुरंत जाकर खरीदा और अपने भाई को गिफ्ट कर दिया। चलता रहा, फिर हम लोगों की शादी हो गई। फिर मैंने ये बुक, एक लड़की है गुरमीत, डॉक्टर गुरमीत, वो सिख है और उसका बॉयफ्रेंड हिंदू था। शादी होना ऑलमोस्ट पॉसिबल है सिखों में, हिंदू में गर्दन कट जाती। उसको भी मैंने गिफ्ट कर दिया। बोलती क्या भैया इससे उससे शादी वादी नहीं होने वाली। एक मैंने हिमांशु को, हैप्पी को गिफ्ट की, एक हिमांशु को। जितने भी जानकार कोई रोने वाला होता था उसको गिफ्ट कर देते थे। उस समय पैसा भी था मेरे पास। और अब मैं रिवर्स गियर जाके देखता हूं तो जिसको जिसको मैंने बुक दी थी, जो जो सबकी इच्छाएं थी पूरी होती गई हैं। अब मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैंने इस किताब के राइटर को खोजा। मैंने पब्लिशर के यहाँ फोन किया, पब्लिशर पूछे, बोलते बोलते वो जर्मनी में रहते हैं। तो मैंने वहां पर भी फोन खोजा, लेकिन कोई मिला नहीं। नंबर डेड था जो भी था। चलो छोड़ो, जाने दे, काम करते हैं इसको, इसका वेबसाइट बनाते हैं। तो मैंने उसका नाम रख दिया IESM योगा वेब्स .com के नाम से वेबसाइट बनाया। और पूरी चीजें मैं टाइप कर करके डालना शुरू कर दिया वेबसाइट पे। तो IESM पहले से भी है आपने? मैंने बनाया है इसको पहली बार। वेबसाइट मेरी बनाई है, लेकिन किताब तो बहुत सालों से है। किताब 1976 से छपी है, पहली वर्जन से नहीं होगा। जो नई घटना हुई वो ये हुई कि 4 5 दिन पहले मुझे एक मेल आया। उसमें लिखा है कि आप जेन योगा को यूज कर रहे हैं गलत तरीके से। उसमें आप कॉपीराइट वॉयलेट कर रहे हैं। कॉपीराइट मतलब किसी और का बुक है, उसको आप बिना उनकी परमिशन के उसको वेबसाइट पे कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि वेबसाइट पे डालने का मतलब यह है कि जो चीज कोई आदमी बेचना चाहता है, आप उसको फ्री में बांट रहे हैं और बिना उससे पूछे। तो उन्होंने कहा प्लीज उसको आप हटाइए वहां से और पब्लिशर को कॉल करके उनसे परमिशन लीजिए। ठीक है।
पब्लिशर का ईमेल आईडी मैंने दिया उन्होंने, तो मैंने पब्लिशर को मेल किया, मैंने कहा भाई मैं इसको कोई लीगल तरीका हो, उन्होंने कहा था आप उनसे परमिशन लीजिए तो हो सकता है आपको अलाउ भी कर दें, उसमें आप डाल दीजिए बुक का नाम डाल दीजिए, ऑथर का नाम डाल दीजिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने उनको पब्लिशर को फ़ोन किया, पब्लिशर ने कहा ठीक है हम आपको बताएंगे। फिर आज एक मेल आई और उस बंदे ने जो उन्होंने बताया कि सहर, मिस्टर सहर जिसने किताब लिखी है उनकी डेथ हो गई है 20 जनवरी 2011 में। और मैं, शी इज़ अ लेडी, उनका नाम है हैंकल हैंकल सेबिन सेबिन करके, सहर जी ने लिखी थी, अब वो ट्रांसलेट कर रही हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैंने आपका वीडियो देखा, वेरी गुड जॉब, सहर जी चाहते यही कोई करे, तो आप प्लीज करिए, और अगर पब्लिशर बोलते हैं आपको कुछ भी मना करते हैं सीधे मुझे बताइएगा। जिसकी जिस जो इस बुक का ओरिजिनल ऑथर है, मतलब मालिक है इस समय, ऑथर नहीं मालिक, क्योंकि ऑथर तो खत्म हो गए हैं। तो 4 दिन पहले तो मना किया था उन्होंने मना किया था, क्योंकि पब्लिशर ने कहा कि हमारी बुक नहीं बिकेगी तो। लेकिन अब जब वो वीडियो देख रहे हैं तो उनको लगता है कि इससे तो और बुक बिकेगी वीडियोस से, बोलते हैं मैं आपका रेगुलर वीडियोस देख रहा हूं, आप प्लीज कीप इट अप, तो करते रहिए, छोड़िएगा मत। तो एक बड़ी सी चीज है हम लोगों के लिए। जब मैंने वेबसाइट बनाया था तो मुझे लग रहा था कि काश पीजे सहर जी से मिल सकते, काश कोई वहां से आता। तो ये एक खुशखबरी है मेरे लिए। दूसरी चीज जो मैं, मतलब आज मैं जिनेवा की कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि हम कैसे यूज कर सकते हैं जिनेवा को अपनी माइंड को कम डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। क्योंकि हमारा माइंड बना किस लिए है? हमारा माइंड बना है, हमारे माइंड के 4 पार्ट्स होते हैं, कुछ याद है? वो हाँ IESM, वो सेक्शन 1 का है। बेसिकली हमारे माइंड में अगर ऐसा गोले की तरह देखिए, माइंड, ब्रेन नहीं, ब्रेन तो ये है, ब्रेन से ही जुड़ा हुआ एक ऐसा हवाई टाइप का माइंड है, और उस माइंड के 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 2। सेक्शन 1 जो है सबसे नजदीक है किसके? ब्रेन के। सेक्शन 4 किसके नजदीक है? आत्मन या सोल के। सेक्शन 3, 4 के पहले वाला, वो सबसे नजदीक किस चीज के है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के। जिसके सेक्शन 3 के साथ कांटेक्ट हो जाते हैं वो लोग, इंट्यूशन खटाखट हो जाता है उनको, लोगों का भविष्य मालूम पड़ जाता है, पास्ट मालूम पड़ जाता है, ऐसा होता है। सेक्शन 2 जो होता है, खास सेक्शन होता है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सेक्शन 2A और वेरी गुड। और जो ए है वो हमारी बॉडी के उन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है जो हम जानबूझ के नहीं करते, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और बी के 3 फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? कॉन्सेंट्रेशन, इंट्यूशन एंड मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये कुछ और है। मेडिटेशन भी अभी हम जानते नहीं है, और इंट्यूशन भी नहीं जानते, ये कुछ अलग ही सिस्टम ही अलग है। और सेक्शन 1 क्या है? सेक्शन 1 ब्रेन के पार्ट, ब्रेन के सबसे नजदीक है, ठीक है। और सेक्शन 1 को फिर से उसमें 4 सेंटर्स हैं, कौन कौन से? आई, ई, एस और एम। आई का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस या तो इंटीग्रिटी। ई का मतलब क्या है? इमोशन या तो इमोटिविटी। एस का मतलब क्या है? सेंसुओ वाइटैलिटी, या अगर गलत तरीके से कहें तो सेक्स सेंटर। और एम का मतलब है मोटर या मूवमेंट सेंटर या मैथमेटिकल सेंटर। इन चारों में से हम लोगों की सारी एनर्जी लगभग रोज ड्रेन होती रहती है। ड्रेन, ड्रेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप बचा सकते हैं इसको, लेकिन हम बचाने का एक तो पता नहीं है, और दूसरा बॉडी जो है वो इसी के हेल्प से, IESM के हेल्प से सरवाइव करती है। कैसे? आपके सामने अगर सांप आया और आप डरे नहीं, सांप काट सकता है। तो IESM आपको आसपास की चीजों से अवेयर कराता है, लेकिन साथ ही साथ IESM का यह भी काम है कि अगर आपको कोई ऐसी एक्टिविटी लग रही है जो जरूरी लग रही है, तो आप बाहर की इंपल्सेस जो आपको नॉर्मली डिस्टर्ब करेंगी उनको अंदर कान में उसका वॉल्यूम कम कर देगा। जैसे बाहर से बाइक जा रही हैं, कुत्ता कुत्ता बीच भौंक रहा है,
इनकी आवाज, जैसे घड़ी की आवाज आ रही है, ये आपका ब्रेन या सेक्शन 1 उसका वॉल्यूम टोन डाउन कर दे रहा है, और जो मेरी आवाज आ रही है उसको टोन अप कर रहा है, ताकि आप उसको ध्यान से समझ सकें। अच्छा, सेक्शन 1 IESM और सेक्शन 2A, ये एक अलग ग्रुप है हमारे माइंड का, और एक इससे कंप्लीटली अलग ग्रुप है, कौन सा? 2B, 3 एंड 4। और इन दोनों के बीच में एक बड़ा सा क्या है? गैप है। उसका नाम क्या है? नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड मतलब कोई गुरु, कोई साधु आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकता। आपने अगर कहानी सुनी हो कि साधु महात्मा थे, उन्होंने सर पे छू दिया और वो चमत्कार हो गया, एनलाइटन हो गया, ऐसा नहीं है। एक कहानी है कि स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है? कॉलेज में बहुत ही तेज थे वो। उनके बारे में कहा जाता है वो अखबार पढ़ते थे और फेंक देते थे, क्योंकि याद हो जाता था कुछ। फोटोग्राफिक मेमोरी थी उनकी। तब फिलॉसफी के लेक्चर हो रही थी और प्रोफेसर के साथ बहस करने लगे, ट्रुथ क्या है। वो कुछ क्वेश्चन पूछे, ये उसका तर्क दें। तो उन्होंने कहा ऐसा है भैया, प्रोफेसर ने कहा तुम बहुत तेज हो, मेरे पास तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तुम जाओ रामकृष्ण परमहंस के पास। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? एक पागल मंदिर के पागल पुजारी। हाँ, वो दिन भर मंदिर में बैठे रहते थे और काली माँ की मूर्ति से बात किया करते थे। और लोग कहते थे कि काली माँ की मूर्ति जब खाना लेके जाते हैं और मंदिर से बाहर आते हैं तो खाना गायब हो जाता है और खुद खाते भी नहीं हो। खाना गायब होते देखा है लोगों ने। मतलब काली माँ साक्षात उनसे बात करती है, ऐसी कहानी सब पूरे कलकत्ता में फैला हुआ था। तो जब उनके पास गए गए थे विवेकानंद, तो कहानी ऐसी है कि उनको छुआ यहां पर उन्होंने, और विवेकानंद को पता नहीं क्या हो गया, बहुत गहरा एक्सपीरियंस आया। लेकिन लोग ये नहीं क्वेश्चन समझ पाते कि ये खाली उनके टच से नहीं था। विवेकानंद ने बहुत सालों तक काम किया होगा, तब उस नो मैन्स लैंड के एकदम नजदीक पहुंच चुका होगा। तो जो बच्चे तेज बच्चे होते हैं, आपके सो कॉल्ड तेज बच्चे, वो घर पे काफी देर पढ़ते हैं, इसलिए टीचर जब समझाता है तो खट खट समझ में आ जाता है। आपने कहा ना सर आपको अच्छी लगेगी ये किताब, हमको तो नहीं अच्छी लगेगी। क्यों? मैं पढ़ रहा हूं बार बार, तालिब की ये किताब पढ़ ली तो मुझे दूसरी किताब समझने में आसानी है। तो सेक्शन 2B, 3 और 4 अगर ये आपका काम करता है तो आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं लगेंगे अपने आप को, आप अलग स्पीसीज ही लगेंगे, एडवांस्ड स्पीसीज, ऐसा कोई बहुत सुपीरियर एलियन टाइप का हो, बहुत इंटेलिजेंट। और जिसका खाली IESM काम कर रहा है, उसको नॉर्मल रोजमर्रा की चीजें अच्छी लगेंगी, खराब लगेंगी, रोएगा, गाएगा, हंसेगा और परेशान होगा, और वो ऐसा लगेगा जैसे अलग जाति का है, वो अलग स्पीसीज है। इसका जो जंप है नो मैन्स लैंड का, यही काम है जिनोगा में, यही हम आपको सिखाएंगे। और एक बार ये कर लेते हैं। ये गुड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर से कोई फायदा नहीं होगा। मैं कह दूंगा हाँ तो आप खुश हो जाएंगे, और अगर मैं कह दूंगा ना तो शायद आप दुखी हो जाएं। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऐसा मेथड है तो क्या हम जान सकते हैं? क्योंकि अगर ये मान जाएं कि सर का पार हो गया, तो क्या सर आपको हेल्प कर सकते हैं उसको पार कराने में? क्यों? ये बोल रहे हैं नहीं, आप कह रहे हैं शायद। आपके हिसाब से पार करा सकते हैं सर? बीच में गैप का नाम क्या है? और वो कौन क्रॉस करा सकता है? कोई नहीं। हर बंदे को खुद ही स्विमिंग करना पड़ेगा। मेरी लाइफ में काफी ढेर सारे एक्सपीरियंसेस आना शुरू हो गए उसके बाद से। मैंने क्रॉस नहीं किया है अभी तक मेरे हिसाब से, लेकिन मैं काफी आधे रास्ते तक पहुंच गया हूं मुझे लगता है, क्योंकि ढेर सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो मैं खुद करूं तो शायद ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं और चीजें अब धीमे धीमे होना शुरू हो गई हैं। मेरी पास्ट लाइफ के बारे में मुझे मालूम पड़ना शुरू हो गया है, मेरे फ्यूचर लाइफ के बारे में मुझे मालूम पड़ना शुरू हो गया है। अभी भी मैं इसको कॉन्शियसली नहीं कर पाता। ये ऐसा ही है जैसे श्रीश ABCD लिख रहा है। जब ABC लिखता है तो अभी पूरा कंट्रोल नहीं आता, शुरू शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत गंदे गंदे लिखते हैं बच्चे छोटे छोटे। तो ऐसे ही अगर मैं अभी कोशिश करूं तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने कोशिश की है किसी एक क्वेश्चन के ऊपर कि मेरे पास्ट लाइफ में कौन सी दिक्कत थी जिसकी वजह से मैं दिक्कत झेल रहा हूं, तो 3 या 4 दिन बाद उसका आंसर आ जाता है।
या अगर कोई मेरा दिमाग में ऐसा क्वेश्चन है कि आज के 4 साल बाद या 5 साल बाद मैं क्या करूं जिससे मैं सक्सेसफुल रहूं, रिस्क कम रहे, तो तुरंत आंसर नहीं आएगा, 2 या 3 दिन बाद ड्रीम के फॉर्म में आ जाता है। तो मुझे अब लग रहा है कि नोमैन्स लैंड को मैंने क्रॉस तो नहीं किया, लेकिन हाँ, नोमैन्स लैंड के बीचों बीच खड़ा हूं, एकदम शुरुआत में भी नहीं हूं, आम आदमी भी नहीं हूं। बिकॉज एक आम आदमी कैसा होता है, ये डॉक्टर साहब हैं आज बहुत परेशान होते हैं, आज मेरा मन नहीं लग रहा है सर। मन नहीं लग रहा है तो 3 स्टेप कर लीजिए। 3 स्टेप से कोई फायदा नहीं होने वाला। कॉफी पी लीजिए, अरे कॉफी से भी कुछ फायदा नहीं होना, अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, बस मैं लखीमपुर छोड़ के जा रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है मेरा। मैंने कहा जहां जाएंगे वहां मन लगेगा, बस मैं जा रहा हूँ। जब आप परेशान होते हैं तो मालूम पड़ता है दुनिया में कुछ ठीक हो सकता है, तो लगता है कुछ नहीं, खत्म है, जला दो, खत्म कर दो, मार दो। लगता है ऐसा ना। ये मेरे साथ नहीं होता। जब मैं परेशान रहता हूं तो ऐसा दिखाई देता है कि हाँ हाँ, ऐसा है, गेम खेलते खेलते एक कमरे में फंस गया हूं, अभी 2 3 4 बटन दबाऊंगा, इस कमरे से निकल जाऊंगा। और वो बटन भी मुझे मालूम मालूम है। एक तो है 3 स्टेप ब्रीदिंग, वेरी गुड। दूसरा करेक्टिव मेथड। करेक्टिव मेथड क्या है? करेक्टिव मेथड एक खास तरह का थॉट है, स्पेसिफिक थॉट, जो एक स्पेसिफिक इमोशन पैदा करता है। कोई याद है? रिपीट करने के लिए बातचीत की गई हम लोग की। पुराने जमाने में उसको मंत्र बोलते थे, संस्कृत बोल। हाँ, वन हु फ्रीज फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ सेंसेस ट्रांसेंड्स ऑल मटेरियलाइजेशन। फियर के लिए एक और है, वन हु इज फ्रीड फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ रिलेशंस ट्रांसेंड्स ऑल मटेरियल रिलेशंस। वन हु इज फ्रीज फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ सेंसेस ट्रांसेंड्स ऑल मटेरियल रिलेशंस। इसका मतलब नहीं बताना आप लोगों को। मटीरियल, ये सब मटीरियल है, और हम इससे रिलेटेड कैसे हैं कि इसको हम इसके अंदर नहीं जा सकते, लेकिन हमारी शायद सोल इसके अंदर जा सकती है। लेकिन वो कब होगा? जब हम अपनी बॉडी को के अलग भी अपनी सोल की तरह एक्सपीरियंस कर पाएंगे खुद को। हम लोग का जो रिलेशनशिप है इस चीजों के साथ क्यों ऐसा है? क्योंकि हम फिजिकल बॉडी हैं। जब हम मॉलिक्यूलर बॉडी के फॉर्म में हो जाएंगे तो हमारा रिलेशनशिप बदल जाएगा। एक और है करेक्टिव मेथड, डेथ इज अ लॉ ऑफ बीइंग। क्या है इसका मतलब? मौत संसार का या बीइंग का, हमारी बॉडी का नियम है। एंड वाइज, जो समझदार लोग होते हैं, डिस्क्राइब इट एज लाइफ। वाइज क्या बोलते हैं? यही जिंदगी है। मतलब ये नहीं कि मरना ही जिंदगी है, ये नहीं है। मतलब ये कि आप अब डेथ के प्रोसेस से डरते नहीं। नॉर्मली जब हम मरते हैं ना, पता है क्या होता है? हम बेहोश हो जाते हैं। मरने के टाइम इतना ज्यादा डर चुके होते हैं कि हम तुरंत बेहोश हो जाते हैं। और तब जब थोड़ा सा होश आता है तब लगता है हाय राम क्या हो गया। देखा है फिल्मों में दिखाते हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं, अपने भाई बहन माँ बाप से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, भूत लोग, बात ही नहीं सुन रहा है कोई। ऐसा होता है, रियल में होता है। फिर उसके बाद एक एंजल टाइप की कोई चीज आती है जो उनसे कहती है कि अब तुम्हें यहाँ रहना है कि चलना है। तो पूछते हैं क्या हुआ, फिर वो बोलते हैं कि तुम मर चुके हो। फिर सोल एक्सेप्ट करती है। ये सब बातचीत में भी कभी कभी होती है, और बहुत बार ऑटोमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे ड्रीम में होते हैं हम लोगों को। लेकिन जो बंदा जीते जी डेथ के प्रोसेस से डरता है, वो मरने के बाद उसको यूज नहीं कर पाता। लेकिन जो डरता नहीं है वो मरने के बाद उसको यूज कर पाता है, जैसे लाइफ को यूज करता है। उसको मालूम पड़ता है उसमें कुछ और तरीका है यूज, बातचीत करने का, चलने का, फिरने का। जैसे आप डेथ के बाद आपको पैरों से नहीं चलना होता है, आपको थॉट से चलना होता है। मरने के बाद जो आपकी मॉलिक्यूलर बॉडी होती है, आप ऐसे सोचें कि मुझे यूएस पहुंचना है अपने दोस्त के यहाँ, आप वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप मॉलिक्यूल की स्पीड से चल सकते हैं फिर वहां पे। लेकिन ये सब चीजें हमने जीते जी प्रैक्टिस नहीं की होती, और उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को डेथ के प्रोसेस से डर खत्म करना होगा। और उसके लिए करेक्टिव मेथड बार 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 दिमाग में यूज, आप रिपीट करेंगे। कौन सा? नहीं, दूसरा वाला। डेथ इज अ लॉ ऑफ बीइंग एंड वाइज डिस्क्राइब इट एज लाइफ। अभी लिखवाता हूं बाद में। एक और चीज है जो आप थोड़ा, छोटी सी चीज है जो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका मॉलिक्यूलर बॉडी
कि वाइब्रेशंस और स्ट्रांग होती जाएं। वाइब्रेशंस कमजोर कैसे होती हैं? वाइब्रेशंस क्या होती हैं मॉलिक्यूलर बॉडी की? इमोशंस। जैसे जो डॉक्टर साहब हैं, वो जब खुश रहते हैं पता है, तो उनसे पूछिए आपको डॉक्टर साहब गाने कौन से पसंद हैं? तो दुखी वाले गाने बहुत पसंद है मुझे। कल क्या हुआ, हमने उनसे बोला कि हमने रामलीला पिक्चर देखी और उसमें हीरोइन बोलती है मैं अंगूठी नहीं निकालूंगी। देखा है आपने रामलीला? तो उसकी माँ पता है क्या करती है? सरोता लेकर उसकी उंगली काट देती है। ये बात जब मैंने डॉक्टर साहब को बताई, डॉक्टर साहब बोलते हैं सही तो किया। जब माँ बाप की बात नहीं मानेगी, उनके बिना बिना मर्जी के शादी करेगी, तो ऐसे ही उंगली काट देनी चाहिए। मैं होता तो पूरा हाथ ही काट देता उसका। मैंने कहा डॉक्टर साहब वो प्यार नहीं करती थी उससे। प्यार पर कुछ नहीं होता है। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हैं, हम डॉक्टर साहब प्यार नहीं करते एक दूसरे को? नहीं। फिर मैंने पूछा आपका कभी अफेयर अफेयर हुआ है? तो एक बार हुआ था, बकवास है। वाइब्रेशंस मॉलिक्यूलर बॉडी की होती हैं आपके दुख, और एक बार वो आपके मॉलिक्यूलर बॉडी में घुस जाते हैं, दुख हैं या फियर्स हैं, तो वैसे ही रिपीट करने का मन करता है बार बार। क्यों? बिकॉज उस तरह का जब एक्सपीरियंस पहली बार आया था तो आपको बड़ा अच्छा लगा था। मिर्ची खाते हैं, पहली बार मिर्ची खाते हैं कैसा लगता है? बेकार की अच्छा, फिर नहीं खाया होगा आपने। लेकिन बहुत से लोग जब पहली बार खाते हैं उनको लगता है अरे यार ये तो कमाल की चीज है, फिर खाता हूं। पहली बार खराब लगता है, लेकिन बार बार खाते खाते फिर बादशाह हो जाते हैं। लाओ जो तुम्हारे पास जो मिर्ची है खिलाओ। तो जैसे मिर्ची का स्वाद जीभ को लगता है, ऐसे ही इमोशंस का स्वाद हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी को लगता है, और हम बार बार उस तरह के वाइब्रेशंस रिपीट करते हैं। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि पापा मम्मी आपको डांटते नहीं है, आप पापा मम्मी से डांट खिलवाते हैं अपने आप को। उनको जानबूझ के चिढ़ाते हैं, आज नहीं जाना है ट्यूशन। अरे जाऊंगा कैसे नहीं, तुम्हारा ही राज चलेगा। तुम उसको भैया को भेजती हो, मुझे नहीं भेजती हो। एक ये सेंटेंस जैसे ही आपने बोला, आपको पता है डंडा पड़ेगा, लेकिन फिर भी बोलेंगे आप। आपको पता है होमवर्क करने नहीं करने से पापा मारेंगे, फिर भी नहीं मारेंगे। एक हिंदी में कहावत है, 100 जूता खाब। सुनिए, आपने सुनिए? 100 जूता खाब तमाशा घुस के देखा। मतलब टिकट नहीं मिल रहा है तमाशे का, फिर भी अंदर घुस घुस के मार पीट खा लेंगे, लेकिन अंदर घुसकर तमाशा देखेंगे। हमारा हालत वही है इसकी। डांट खा लेंगे, मार। पापा ने अगली बार टीवी चालू किया तो तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। अरे छोड़ो, कुछ नहीं होगा यार, मार ही पड़ेगी, मार खा लेंगे। असल में मार खाने में मजा आता है, एक तरह का हराने का फीलिंग आती है। देखा तुमने मारा मुझे, क्या कर लिया तुमने, कुछ नहीं मुझे। और लेकिन ये चीज पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल मतलब बीमारी है। जिस बंदे को गुस्सा करने में मजा आता हो, डरने में मजा आता हो, हम लोग को डरावनी पिक्चर देखने में बड़ा मजा आता है। भूतिया पिक्चर देखिए, देखिए, देखा ऐसे ऐसे कर बता रहे हैं, ऐसे ऐसे भूत इनका कंपटीटर है, भूत ही है। मैथ्स का इम्तिहान भूत ही है, मतलब भूत को हरा दिया। पहली बात तो भूत कभी देखा ही नहीं है, लेकिन अपने आप को डरा करके और फिर मजा आता है, डरने में मजा आता है ना। ये मॉलिक्यूलर बॉडी की वाइब्रेशंस हैं। लेकिन अगर ये नहीं, उस समय भी किक मिलती है। जैसे खाने में बहुत से लोगों को मिर्च पसंद आती, मुझे नहीं पसंद आती। जरा सा खाने में मिर्च होती मैं खा ही नहीं पाता हूं। सारी की सारी मिर्चा खत्म कर दी। ये चीज अगर हमारे बॉडी में है तो हम अपनी एनर्जी आईईएसएम में से बचा नहीं पाएंगे। बिकॉज आईईएसएम की जो एनर्जी होती है उसमें नेगेटिव ई की एनर्जी नहीं होती। नेगेटिव ई मतलब माइनस ई इमोशन, उसमें गुस्सा, डर, जेलेसी, इस तरह की इमोशंस। इसलिए नहीं क्योंकि गलत है, इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्दी आपको थका देगी। आप अगर डर जाएंगे तो आप फिर काफी बहुत देर तक आप थके रहेंगे। अगर आप लड़ाई कर लेते हैं तो दिन भर आप थके रहेंगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा आपको। अब मान लीजिए आपने खान एकेडमी किया, आपने आधे घंटे पढ़ाई की और आपने खूब ढेर सारे नंबर इकट्ठे कर लिए, तो आप इमोशनली चार्ज हैं, खुश हैं। लेकिन तब तक मम्मी आई, क्या खेल रहे हो तुम कंप्यूटर पे, कुछ पढ़ लो। मम्मी पढ़ रहा हूं, कुछ पढ़ाई वढ़ाई, पढ़ो तुम, फेल होते रहते हैं। अब
2 मिनट की डांट ने आपको अगले 2 घंटे तक दुखी कर दिया। 2 घंटे का पीरियड, आपने आधे घंटे तक खान एकेडमी पढ़ा, उससे फ्रेश हुए, दैट इज इक्वल टू -2 घंटा हो गया आपका। नहीं मन करता है छोड़ो, कुछ करो ही मत, चलो पिक्चर देखते हैं। तो नेगेटिव इमोशंस इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि आपको बहुत जल्दी वो थका देंगे। और अगर आपको सेक्शन 2B 3 4 खोलना है तो आपको ढेर सारी एनर्जी इकट्ठी करनी है। मच्छर मर गया बेचारा। ढेर सारी एनर्जी इकट्ठी करनी है। ये जो गौतम बुद्ध हैं और महावीर हैं, सब लोग पता है ऐसे बैठे रहते हैं बुद्धू की तरह पत्थर बन करके, बुद्धा बुद्धू बने रहते हैं। करते क्या है ये लोग? ये अपने माइंड की एनर्जी इकट्ठा करते हैं। और इसकी और एडवांस स्टेजेस में तो आप अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी में जाकर के अपने पास्ट लाइफ में जाकर के ठीक करते हैं अपने एंशिएंट। यस, जैसे मैं अभी बताता हूं, जैसे वो बंदा जो आया होगा सपने में, वो कौन होगा? जो बैल पे बैठ के आया होगा, मेरा ही फ्यूचर लाइफ कोई होगा, वो मुझे हेल्प करने आया था, मेरे ड्रीम में आया, मुझे हेल्प करके गया। हमने प्रैक्टिस नहीं किया बेटा। ड्रीम आंख बंद करते हैं जैसे वैसे नींद आ जाती है। हम सपने को बहुत साफ साफ देख नहीं पाते बिकॉज हम लोग इसी दोनों आईज से अपने रॉड्स एंड कोन से देखने के आदी हो चुके हैं। जो आंख बंद करते हैं ना, उसके बाद रॉड्स एंड कोन्स नहीं यूज होता, कुछ और चीज होता है, उसको बहुत प्रॉपर्ली यूज नहीं किया हम लोगों ने। हमारी इमेजिनेशन की पावर बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसकी हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। 3 स्टेप आप शुरू करना करिए। हाँ, ब्रीदिंग कराएंगे। हाँ हाँ, अभी तो स्टार्ट किया ना, आज तो नेट वेट चालू हुआ है तो आज थोड़ा सा, कल से हम 10 मिनट ब्रीदिंग करेंगे। हो गया, 8 बज गए। तो अब इसको एंड कैसे करेंगे हम लोग कि समरी लास्ट खाली एक सेंटेंस कि एक साइंस है दिमाग की, उसको अगर प्रॉपर्ली यूज कर लें तो जितनी भी हमारी आईक्यू है उससे बढ़ा सकते हैं और सेक्शन 2B 3 4 खोल सकते हैं। अगर वो खोल लिया तो हम लोग खाली ह्यूमन बीइंग नहीं रहेंगे, हम लोग कहीं ना कहीं बहुत सुपीरियर बीइंग्स हो जाएंगे। और उसके लिए हम लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, कोई हमको करवा नहीं सकता। हेल्प कर सकते हैं हम लोग, डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, पढ़ा सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 3 स्टेप सबको पता है? सीधे लेटना है, दोनों हाथ सर के नीचे रखना है। दूसरा 1 साल बाद 2 साल बाद बताएंगे हम आपको, उसमें किताब में लिखा है। पहले आप पहला वाला मास्टर करिए, उसके बाद दूसरा मालूम पड़ेगा। पहले आप बार बार करिए उसको, कम से कम 100 200 300 500 घंटे करिए 3 स्टेप पहला वाला। हाँ, मैंने कर लिया होगा 500 घंटे। मैं रात रात भर किताब रख के सोता हूँ। हाँ बिल्कुल देख लिया। बता के करेंगे क्या? अब मैं पहले से बताता हूँ, अमिताभ बच्चन है इसमें, धर्मेंद्र है इसमें, शाहरुख खान है, क्या करेंगे जानकर? बड़े खुश हो लेंगे आप। पहले वाला तो कर लें पहले, कुछ तो मेरे पास रखिए। कुछ पूछ रहे हैं आप? सीधे लेट जाना है जमीन पे या बिस्तर पे, तकिया हटा देना है, दोनों हाथ सर के नीचे रखना है और एक मोटी सी बुक लेकर के अपनी अम्बलिकस के ऊपर रखना है और उस बुक से पेट दबेगा, फिर ऊपर आप अपने आप आराम से करिए, फिर दबेगा। तो आपकी ब्रीदिंग को बस कुछ नहीं करना है, ऐसे ऑब्जर्व करते रहना है उसको। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जब भी आप करना चाहें कर सकते हैं, आधे घंटे 1 घंटे भी कर सकते हैं आप इसको। बुक नहीं हटाना है, हाथ को अगर दबता है तो थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, बट दोनों हाथ, अपर हाथ ऐसे खोलने से ऊपर का चेस्ट खुलता है, ऐसे खोलने से नीचे का चेस्ट खुलता है। और 3 स्टेप की खास बात यह है कि फिजिकल बॉडी की जो ब्रीदिंग है वो 16 17 18 पर मिनट होती है। मॉलिक्यूलर बॉडी की जो ब्रीदिंग होती है वो 4 5 6 पर मिनट होती है। तो अगर आपने अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग फिजिकल बॉडी की मॉलिक्यूलर बॉडी की बात बराबर कर दी तो आप ज्यादा एक्सपीरियंस कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बॉडी को, और उसको फिर फटाफट क्लीन कर सकते हैं, फटाफट एक्सपीरियंस ला सकते हैं सेक्शन 2B के। बिल्कुल बिल्कुल। साईं बाबा, हनुमान, राम, ये सारे के सारे लोग पैदाइशी भगवान नहीं हैं, इन्होंने यहां से मेहनत किया है। हाँ, सब ऑलमोस्ट सब सच में थे। अगर सच में नहीं होते तो उनकी कहानियां नहीं होती। होता यह है जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी मर गए, अब गांधी जी आज से 500 साल बाद गांधी जी का एक झूठ मूठ की कहानी बन जाए, वो तो दैविक अवतार थे, वो तो बहुत ही
हाँ, जबकि वो बहुत मेहनत करते थे, जिंदाबाद जिंदाबाद करते थे, नमक का आंदोलन कर देते थे, लंगोटा पहनते थे, बैचलर लंगोट पहनते थे बेचारे वो, कपड़ा नहीं पहनते थे, जिद्दी आदमी थे। तो साईं बाबा 200-300 साल पहले हुआ है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया है अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर। बाद में धीमे धीमे लोग अपने हिसाब से अब साईं बाबा किसी को मॉलिक्यूलर बॉडी में दिखे तो बोलता अरे ये तो, अब उसको पता ही नहीं मॉलिक्यूलर बॉडी में ट्रैवल करना पॉसिबल है, इसलिए वो अपने हिसाब से चमत्कार बोलता है उसको। ये फिजिकल, नॉन फिजिकल, पैराफिजिकल लॉज हैं, इसको हम लोग समझ जाए तो काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।